दरअसल सरकार तो जो भी नीति ला रही है वो इसी बात को करते हुए ला रही है कि ये जनहित में लाया जा रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा जिस तरीके से कृषि कानून लाया गया, उसमें भी बड़ा जोर शोर से सरकार की तरफ से ये प्रचार किया गया कि भाई किसानों के हक में ये नीतियों को लाया गया। हमने इसका नतीजा देखा, देश भर के किसान पिछले 1 साल से लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ी और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। बात है कि ये जो नई शिक्षा नीति सरकार लाने की बात की और जिस तरीके से उसको लाया गया है, इसकी पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखेंगे तो ये पूरी तरीके से गैर लोकतांत्रिक, गैर जनवादी प्रक्रिया है। एक ऐसा समय में इस नीति को लाया गया, पूरा देश जब कोविड महामारी के दौर से गुजर रहा था, साल 2020 का साल हम लोग सभी जानते हैं, देश में जिस तरीके से आज जान माल का नुकसान हो रहा था, लोगों को बुनियादी जरूरतें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही थी। ऐसे एक समय में जहां सरकार को युद्ध स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की जरूरत को पूरा करना चाहिए था, ऐसे एक समय में, ऐसे एक आपदा के समय में जो ये मोदी सरकार बार बार बोल रही है कि हम आपदा को एक अवसर बनाकर देखना चाहते हैं, इसी अवसर का फायदा उठाते हुए जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग अपनी आवाज को रखने के लिए सड़कों पर नहीं उतर पा रहे थे, उनको मालूम था कि इससे अच्छा मौका सरकार के लिए ऐसी नीतियों को लाने का नहीं मिलेगा। उन्होंने इस समय को चुना एक इतनी बुनियादी, इतनी अहम नीति को लाने के लिए जो कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को निर्धारित करेगा। एक शिक्षा नीति को जब हम बोलते हैं, शिक्षा नीति महज एक कुछ बदलाव नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा नीति होती है जिससे पूरे देश राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था संचालित होती है। एकदम मतलब प्राइमरी स्कूल से लेकर हाईएस्ट एजुकेशन जो होगी वो किस दिशा में चलेगी, क्या उसकी रूपरेखा होगी, क्या सिलेबस होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये तमाम चीजें शिक्षा नीति के माध्यम से तय होती है। तो जब हम बात करते हैं इतना एक बुनियादी नीति की, इतने एक अहम नीति की, शिक्षा जो राष्ट्र के निर्माण के लिए एक बुनियादी जरूरत है, ऐसी एक अहम नीति को सरकार को जिस प्रक्रिया के तहत लाना चाहिए था, जितना उसको लोकतांत्रिक स्पेस में एक मौका दिया जाना चाहिए था, जितना तमाम शिक्षकों, बुद्धिजीवी, छात्रों के बीच में से राय लेते हुए कलेक्टिव तरीके से इसको बनाना चाहिए था, बड़ा विचार विमर्श करते हुए इसको एक प्रक्रिया के तहत इसको एक रूप देना चाहिए था, इन तमाम चीजों को हमने देखा दरकिनार करते हुए, इसको सिरे से खारिज करते हुए सरकार ने क्या किया, गैर लोकतांत्रिक तरीके से कुछ चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो अफसरशाह हैं सरकार के, जो एक विशेष विचारधारा के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं वो अपने आप को वो करते हैं, ऐसे लोगों का एक कमेटी बनाती है और किसी तरीके से उसको फ्रेम करके कैसे समय पे लाके छोड़ देती है और बाद में पूरा प्रचार माध्यम से पूरा सरकारी तंत्र इसको कहने में लग जाता है कि इससे बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार और नहीं कर सकती थी, शिक्षा में अमूलचूल बदलाव किया। अरे आपने काउंटर जो बातें हैं, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो विपरीत में जो सरकार तर्क दे रहे हैं, लोग जो तर्क दे रहे हैं, इसको तो आने ही नहीं दिया। इस चीज को तो आपने खिरे से दबा दिया, ना ही आंदोलन करने दिया। आज तक हम लोगों ने, आज भी आप करिए जो हम प्रदर्शन देख रहे हैं, इतनी पाबंदियों के बाद, इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद आप इतने लोग नहीं आ सकते, इतना माइक इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतने मतलब आप सोचिए कि इतना तमाम तरीके से ये जो लोकतंत्र का ढकोसला करते हैं, आज जनवादी देश में लोग अपनी आवाज को लेकर भी नहीं जा पा रहे। स्थिति यह है, हम लोगों ने इस नई शिक्षा नीति को लेकर जब लोगों के बीच में गए, जगह जगह पे हम लोगों ने जब इसके बारे में कैंपेन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राइट टू एजुकेशन की बात होती है देश में, जब संविधान ये चीजें कहता है, लेकिन सर खुद सरकार के जो नुमाइंदे, इनकी अभी चर्चा किया, वो कहते हैं कि जब शिक्षा नई पॉलिसी लागू होगी, देश के उस वर्ग को भी शिक्षा मिलेगी जो अब तक अछूता रहा है। देखिए वही बातें हैं, आप इनका जो पूरा डॉक्यूमेंट है, जो पूरा इन लोगों ने जो एक पूरा लिखित जो दस्तावेज तैयार किया है, इसको अगर पढ़ के अगर आप क्रिटिकली नहीं सोचेंगे, इसको अगर एक एक पॉइंट पे आप इसकी चीजों को व्याख्या नहीं करेंगे, तो इसका बहुत सुंदर शब्दावली से इन्होंने इस चीज को रखा है। इन्होंने इसका एक जो आदर्श और उद्देश्य जो है, उसको जो प्रोस्पेक्ट है, उस प्रेफेस है, उसको इतने खूबसूरती से बताया कि हम इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, देश में सबको शिक्षा होनी चाहिए। बहुत अच्छा, हमारा कोई दो राय नहीं है, लेकिन बात है आपने जो ये उद्देश्य रखा है, इसको पूरा करने के लिए जो आप प्रक्रिया ले रहे हैं, वो प्रक्रिया से कभी भी वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। पूरी तरीके से हम देखते हैं कि जो दोनों चीजें विरोधाभास है। कहने के लिए हम चाहते हैं ऐसा हो, हम चाहते हैं सबको शिक्षा मिले, हम चाहते हैं हर एक गरीब तबका भी शिक्षा पढ़ पाए, दूसरी तरफ चाहने से नहीं होगा। आप कर क्या रहे हैं, आप बजट खत्म कर रहे हैं, आप शिक्षा के बजट को घटा रहे हैं, आप निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, आप सरकारी स्कूलों को बंद करने का फरमान ला रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो उद्देश्य की बात कर रहे हैं, वो क्या कभी भी पूरा हो सकता है? इस झांसे में हमको नहीं आना है जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे। सरकार हर तरीके से धोखा देने का प्रयास कर रही है, हर तरीके से छल करने का प्रयास कर रही है। जब तक हम इस क्रिटिकली और बहुत बारीकी से इन चीजों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। सर मैं आपसे समझूंगा, शिक्षा पे बात हो रही है, लेकिन अभी हमने कुछ समय देखा कोविड काल में शिक्षा ऑनलाइन हो गई थी, घर घर शिक्षा पहुंच रही थी, जूम टीवी तमाम ऐपों के द्वारा। लेकिन सर जो गरीब तबका है, जो इन रिचार्जों को जैसी चीजों को नहीं सह सकता, जो आदमी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को आज नहीं पढ़ा पा रहा इतनी महंगाई के दौर में, वो क्या ऑनलाइन एजुकेशन को क्या प्रोत्साहित करते, क्या पढ़ा पाएंगे आने वाली पीढ़ियों को? बिल्कुल, एक बहुत जायज सवाल है आपका। ऑनलाइन एजुकेशन जब हमने देखा कोविड के समय में, सरकार ने
इस चीज़ को सभी संस्थानों के द्वारा इसको किया गया, तब एक मजबूरी का समय था, जबकि कोई और विकल्प नहीं था। एक मजबूरी में हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन के भरोसे छात्रों को रहना पड़ा, लेकिन इसका नतीजा भी हम लोगों ने देखा, एक बहुत ही विभत्स एक नतीजा हमारे सामने आया। आंकड़े हमारे सामने आए जिसमें कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना एजुकेशन उस तरीके से ले नहीं पाए, या तो किसी न किसी कारण से वो अपना छोड़ दिए। ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी एक क्लासरूम टीचिंग का विकल्प नहीं हो सकता। कभी भी हम अगर कहें कि सिर्फ एक स्क्रीन के सामने आप बैठ के पढ़ लीजिए और आप अपना एक जिस तरीके से अपना कोर्स को पूरा कर लीजिए, ये कभी भी संभव नहीं है जब तक एक छात्र क्लासरूम में नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा, क्लास में अपने टीचर के सामने एक फिजिकल एजुकेशन को पूरा नहीं करेगा। हम सभी जानते हैं कि आज सिर्फ जब हम छात्र स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, सिर्फ हम क्लास पूरा करने के लिए, लेक्चर लेने के लिए नहीं, हम वहाँ पे तमाम तरीके की चीज़ों को सीखते हैं। हमारे वहाँ पे लोगों के साथ जो एक मेल मिलाप होता है, अलग अलग जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, बहुत तरीके से इंसान का विकास होता है। उस विकास को आप सिर्फ एक ऑनलाइन माध्यम से अगर आप स्क्रीन के सामने रख देंगे और आप कहेंगे कि शिक्षा पूरा हो गया, ये कभी भी संभव नहीं है। लेकिन सरकार ने इसी को आज ऑनलाइन होने के बाद भी, आज तमाम कोविड रिस्ट्रिक्शन हट जाने के बाद भी, सरकार इस नई शिक्षा नीति में कह रही है कि नई ऑनलाइन एजुकेशन एक रेगुलर कोर्स का भी पार्ट होगा। अभी ब्लेंडेड मोड एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पे कहा गया है कि दोनों तरीके की एजुकेशन ब्लेंड की जाएगी। 60-40 के रेशियो में बांट दिया गया है, 40% आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, 60% आपको ऑफलाइन मिलेगी। तो इस तरीके से केंद्र सरकार की एक नीति है, जब केंद्र सरकार सत्ता में आई थी, मोदी सरकार, ये कह रहे थे पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, स्किल इंडिया डेवलप के नाम पर हमने देखा करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लाया गया। लेकिन सर कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट को फिर वहीं से फंडिंग शुरू हो गई। कॉर्पोरेट का एक बहुत बड़ा रोल एनआईटी में भी है। बिल्कुल, ये जो तमाम नीतियां लाई जा रही है, देखिए मूल बात हमको समझना पड़ेगा। शिक्षा जो है ज्ञान के आंखों को खोलता है, एक तर्क या शक्ति को लोगों के अंदर विकास करता है, जो सही और गलत को समझ सके। सरकार की तमाम बातों को, तमाम नीतियों को सही तरीके से तभी समझ सकता है जब वो इंसान शिक्षित होगा, तर्क आधारित सोचेगा, विज्ञान आधारित सोच सकता है। नहीं तो आज सरकार जो जिस तरीके की बातें कर रही है, हमको समझना पड़ेगा पूरा जो कॉर्पोरेट जगत है, आज जिस तरीके की आर्थिक मंदी हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में, ऐसे में कॉर्पोरेट जगत के लिए सबसे एक जो हम बोल सकते हैं कि एक भरोसे का जो जगह है वो है सेवा क्षेत्र, जो कि हम देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, ये सब जो एक बुनियादी जरूरतें हैं, आज सरकारों ने इसमें भी इनको पूरा छूट दे दिया है। क्योंकि आज ये जानते हैं लोगों की क्रय शक्ति घटते घटते इतनी घट गई है कि आम बुनियादी जरूरतों की तो वो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो बुनियादी जरूरत है, ये जो सेवा क्षेत्र है, इसमें तो हर एक इंसान चाहता है कि अपने आप को वो लाएगा। सर ये सब चीजें देखते हुए भी एक पार्ट अटता है इसी हिसाब से कि हम विश्वगुरु बनेंगे क्या? आने वाले समय बात की जाती है 2025-2026 तक हमें विश्वगुरु बना दिया जाएगा, तो ये क्या विश्वगुरु की कवायद है क्या? कभी भी नहीं। आप कह सकते हैं विश्व में हम सबसे पीछे कहलाएंगे। आज भी साक्षरता के माध्यम से हमसे भी गरीब देश हमसे कई गुना आगे है। इस तरीके की जो शिक्षा नीति है पूरी तरीके से इंसान को मशीन बनाने का काम कर रही है, जिसमें आप देखेंगे जो बदलाव किया गया है इसमें पूरी तरीके से साइंटिफिक एजुकेशन को खत्म किया गया है। तमाम तरीके का जो रीजनेबल लॉजिकल एजुकेशन सिस्टम है इसको खत्म किया गया है। सिर्फ और सिर्फ रोजगार उन्मुखीकरण की बात की गई है। कक्षा 6ठी से ही कह रहे हैं कि हम आपको रोजगार की शिक्षा देंगे, हम आपको बिजली का काम सिखाएंगे, आपको नाई का काम सिखाएंगे, आपको कारपेंटरी का काम सिखाएंगे। मतलब एक बच्चे का जो एक बुद्धि है, जो बेस है, उस बुनियाद को ही किस तरीके से खोखला कर रहे हैं। मतलब शिक्षा का पूरा पर्पस ही बना दिया है, कहीं ना कहीं जोड़ दिया है रोजगार के साथ। ज्ञान प्राप्ति का जो एक उद्देश्य था उसको पूरी तरीके से गायब कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर देखें रोजगार के क्षेत्र में भी आज कुछ नहीं है। ये आपके सामने देखिए, हजारों की संख्या में छात्र नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी पढ़े लिखे छात्र हैं जो कि आर्मी भर्ती के लिए आज दर दर की धोखे दिखा रहे हैं। तो कहीं पे भी रोजगार नहीं है। तो सरकार कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने के लिए आज वो कह रही है कि हम स्वरोजगार दे रहे हैं, आप रोजगार दीजिए, हम रोजगार मांगने वाले मत बनिए, रोजगार देने वाले बनिए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक धोखा देने वाली बातें कर रही हैं। सरकार के पास रोजगार है नहीं देने के लिए, और इस तरीके से वो नीतियों को ला के और भी चीजों को हल्का कर रही है और भी लोगों को गुमराह